कैसे हैं आप लोग। आज हम E2 रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम E1 रिएक्शन एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को बताए थे, जिसका मेन क्राइटेरिया लाइक SN1 इट इज फर्स्ट ऑर्डर, लाइक SN1 इट प्रोसीड्स बाय कार्बोनियम आयन, लाइक SN1 मोर फेवरेबल सबस्ट्रेट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। कहां मैं E1 की बात कर रहा हूं। SN1 की तरह से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट E1 में होते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे। पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा पॉइंट क्या था? कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। तीसरा पॉइंट क्या था? फेवरेबल सबस्ट्रेट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि जिस नेचर का अल्काइल हैलाइड होता है, हैलोजन निकलने के बाद उसी तरह का कार्बोनियम आयन बनता है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनेगा। और अमॉन्ग द कार्बोनियम आयन, टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल and it is known that more stable the intermediate, corresponding substrate is more reactive। तो E1 की बात किए थे। चौथा पॉइंट E1 में SN1 से अलग है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जितना ही ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा SN1 रिएक्शन उतना ही फेवरेबल होगा, लेकिन लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स E1 रिएक्शन। लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑन हीटिंग फेवर्स E1 रिएक्शन। एंड फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि कार्बोनियम आयन कार्बन से जब हम एल्कीन बनाने को सोचेंगे, तो कार्बोनियम आयन कार्बन के बगल वाले कार्बन से जो प्रोटॉन निकलेगा, उसका कोई भी ओरिएंटेशन हो, हमें तो कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन से प्रोटॉन एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड बनाना है। उस प्रोटॉन का कोई भी ओरिएंटेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, यह सोचना है कि कार्बन प्लस के किस साइड वाले कार्बन से प्रोटॉन निकालें। तो यह पाया गया कि पुअर बिकम्स पुअरर, या अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, प्रोटॉन विल बी एलिमिनेटेड from that side of carbonium ion carbon which has a less number of hydrogen atom to get more stable alkene। अब हम E2 की बात कर रहे हैं बेटा। E2 रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन depends upon concentration of substrate which is alkyl halide as well as base। अगर हम SN2 सोचते तो alkyl halide एंड न्यूक्लियोफाइल, हम E2 की बात कर रहे हैं तो alkyl halide और बेस का होना जरूरी है ताकि प्रोटॉन एलिमिनेट हो। दूसरा पॉइंट, SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट, यहां भी ट्रांजिशन स्टेट। इट प्रोसीड्स वाया ट्रांजिशन स्टेट और मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट कब बनेगा? मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट विल बी ऑब्टेन्ड ओनली if both the eliminated atoms are anti-parallel to each other। More stable transition state will be obtained only if both the eliminated atoms या groups are anti-parallel to each other। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा,
ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हैलोजन पे। हम अपना बेस अगर इधर से लावे इस प्रोटॉन को निकालने के लिए, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस का और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका आपस में रिपल्सन हो सकता है। रिपल्सन होने के चलते सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसलिए बेस किस साइड के प्रोटॉन को निकालेगा, जो Br के एंटी पैरेलल पोजीशन पे हो। तो बेस यहां से अटैक करेगा टू गेट मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। क्या होना चाहिए, जब बोथ एलिमिनेटेड एटम शुड बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये बेस इस प्रोटॉन को लेगा, ये वाला बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये Br निकलेगा ऐसे केस में। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसका स्ट्रक्चर देखो, ये बेस है, हाइड्रोजन को ले रहा है, खींच रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड बनाना शुरू कर रहा है। जब ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा। तो देखो ऐसे केस में क्या है, यहां 1 2 3 4 5 एटम्स लाइंग सेम प्लेन। जिन जिन एटम्स को मैंने घेरा किया है, ये सभी एटम एक प्लेन में होंगे इस ट्रांजिशन स्टेट में। तो ट्रांजिशन स्टेट कब स्टेबल बनेगा, जब इलिमिनेटेड प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप का ओरिएंटेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। इस साइड से बनाते तो रिपल्सन के चलते, किसके बीच में रिपल्सन, लिविंग ग्रुप और बेस के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन के चलते सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती और ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल बनता। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट जहां 5 एटम्स लाई इन सेम प्लेन। तो दूसरा पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट बनता है। थर्ड पॉइंट, चूंकि हमें एल्कीन जो बनाना है, मोर स्टेबल एल्कीन सोचना है, और मोर स्टेबल एल्कीन कौन होता है, जो जिसमें मोर एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड हो। तो मोर एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब यह हुआ कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड इस केस में भी हो, उसका नेचर क्या होना चाहिए, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो यहां भी है फेवरेबल सबस्ट्रेट इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड will result into more stable एल्कीन। एल्कीन वही ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें डबल बॉन्ड एल्काइलेटेड होगा। मैक्सिमम एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड, मोर स्टेबल विल बी एल्कीन। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से तो एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो E2 और SN2 का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा था, तो अनहिंडर्ड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड चाहिए, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन है उस कार्बन पर कोई एल्काइल ग्रुप जितना ही कम होगा उतना ही फेवर होगा SN2। लेकिन SN1 हो या E1 हो या E2 हो, इन रिएक्शंस के लिए फेवरेबल सबस्ट्रेट है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ऑर्डर होगा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये सबस्ट्रेट का ऑर्डर होगा E2 रिएक्शंस के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट,
रिएजेंट क्या है? रिएजेंट E2 रिएक्शंस में लिखा जाता है एल्कोहलिक बेस माने एल्कोहलिक KOH, दिस इज द रिएजेंट फॉर E2 रिएक्शन। तो कह सकते हैं E2 में होता क्या है, H और Br का एलिमिनेशन होता है, तो एल्कोहलिक बेस इज डी हाइड्रो हैलोजिनेटिंग dehydrohalogenating reagent is alcoholic base. On the basis of size of alcoholic base, E2 reactions are of two types. किस पर? On the basis of size of base, E2 reactions are of two types और ये होता है फर्स्ट E2 सेटजेफ और सेकंड E2 एंटी सेटजेफ। E2 रिएक्शंस कितने तरह के हुए? दो तरह के। किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ बेस पर। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर छोटा साइज है, सेटजेफ का मतलब स्मॉलर साइज ऑफ बेस, और एंटी सेटजेफ का मतलब लार्जर साइज ऑफ बेस, स्मॉलर साइज एंड लार्जर साइज ऑफ बेस। तो देखो अगर हम E2 सेटजेफ की बात करें तो बेस सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथाइल अल्कोहल अल्कोहलिक बेस, या सोडियम इथॉक्साइड इन इथाइल अल्कोहल, या सोडामाइड यानी ANH2 सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। अगर इस तरह के साइज ऑफ बेस हैं तो जो रिएक्शंस होगा E2 सेटजेफ होगा। सेटजेफ का मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन पर है उस हाइड्रोजन के साथ उस साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो वाया ट्रांजिशन स्टेट। जैसे अगर हम ये कोई एल्काइल हैलाइड ले लें, क्योंकि रिएक्शन एल्कोहलिक बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, कार्बोनिल आयन बनेगा नहीं कि रीअरेंजमेंट हो। सीधे सेटजेफ के हिसाब से प्रोटॉन निकालो, पुअर बिकम्स पुअर को सोचते हुए, और जो भी एल्कीन बने उसको लिख दो। तो अगर हम यहां ये बेस डाल दें CH3CH2ONA सोडियम इथॉक्साइड, तो ऐसे केस में
सेटजेफ का मतलब ये Br और ये H, एल्कीन हो गया हमारा ये, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बाय ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन अगर वहां से प्रोटॉन निकालें जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में यहां ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो दिस वन विल बी प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सा एलिमिनेशन हुआ, सेटजेफ एलिमिनेशन। लेकिन अगर हम E2 एंटी सेटजेफ की बात करें, तो ऐसे केस में क्या है, लार्जर साइज ऑफ बेस, किताबों में लिखा है सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बड़ा साइज है बेस का। तो ऐसे केस में अगर इसी पर बड़े साइज का बेस दिया गया है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहां जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सेटजेफ का उल्टा। तो जो वहां माइनर था वो मेजर बन जाएगा, और जो मेजर है वो यहां एंटी सेटजेफ में माइनर बन जाएगा। तो दिस इज एंटी सेटजेफ एलिमिनेशन। तो कैसे पहचानोगे, स्मॉलर साइज ऑफ बेस सेटजेफ एलिमिनेशन, लार्जर साइज ऑफ बेस एंटी सेटजेफ एलिमिनेशन। तो E2 रिएक्शंस इस तरह से दो तरह का है, सेटजेफ एंड एंटी सेटजेफ एलिमिनेशन। मान लो ये सवाल है हमारे पास, यहां हम इसके साथ हीट करें, देखो टर्शियरी एमीन लार्जर साइज, प्राइमरी एमीन स्मॉलर साइज। तो दिस विल गिव सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये देगा एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट। तो यहां एल्कीन बन गया, ये बेस उस कार्बन के हाइड्रोजन को लेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। रीजन ये भी होता है कि बड़ा बेस है, स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते टर्मिनल साइड से प्रोटॉन को आसानी से लेगा, बेस से नहीं ले पाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। छोटा बेस है, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोटॉन ले लेगा और ये हो जाएगा यहां छोटे बेस के साथ मेजर, और यहां ये मेजर। तो एंटी सेटजेफ और ये सेटजेफ एल्कीन। तो इस E2 reactions depending upon size of base are of two types. And fifth point, E2
reactions are E2 reactions are स्टीरियो स्पेसिफिक। इसी वर्ड का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। E2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ only one stereoisomeric product from stereoisomeric reactant। तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।